आप सबों का स्वागत है। मेरे पीछे जो विषय आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं उसी की चर्चा होगी और वो विषय है सर्वनाम। विकारी का दूसरा भेद सर्वनाम। इसके पहले सारे वीडियो आपको मिल चुके हैं और आज बारी है सर्वनाम की। तो आज हम सर्वनाम में पढ़ेंगे कि सर्वनाम है क्या, इसके कितने भेद हैं, भेदों के भेद, साथ ही उसके कुछ पहचान के नियम, जो एक उदाहरण अन्य कई भेदों के लिए उसके बारे में जानेंगे कि कैसे हम उसकी पहचान करेंगे कि यह निश्चयवाचक है और यह पुरुषवाचक है। इस तरह की सारी मुख्य बातें इस वीडियो में होंगी, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ ही उन मित्रों से मैं आग्रह करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी लगता है ऐसा कि कोई बात छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो शुरू करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम है क्या? सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि एक वाक्य आपको सुनाऊं और आप उसको सुनकर महसूस कीजिए और फील कीजिए कि कैसा लग रहा है। वाक्य है जो कि विषय से ही संबंधित है। वाक्य मैं आपको सुना रही हूँ। अजीत ने अजीत की माताजी को पत्र लिखा कि उसे रोज के खर्चे के लिए अजीत को कुछ पैसे चाहिए। तो कैसा लगा? क्या इस तरह के वाक्यों का हम लेखन में या बोलने में प्रयोग करते हैं? नहीं ना, इस तरह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी प्रयोग से बचने के लिए हम वाक्य का शुद्धिकरण कैसे करें, कैसे हम सर्वनामों का प्रयोग करें, उसी की चर्चा होगी आज इस वीडियो में। अब इस वाक्य को अगर मैं प्रयोग में लाती हूँ तो क्या सही प्रयोग होगा? अजीत ने अपनी माताजी को पत्र लिखा कि उसे अपने रोज के खर्च के लिए कुछ रुपए चाहिए। यह वाक्य शुद्ध है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। साथ ही व्याकरणिक दृष्टिकोण से भी यह वाक्य शुद्ध है। तो उसी की चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और लिखते जाएंगे। जो भी मुख्य बातें होंगी वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम है क्या। तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो भी संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं की जगह हम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह सर्वनाम होगा। मैंने उदाहरण दिया आपको। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल सर्वनाम कितने हैं। कुछ कुछ किताबों में मूल सर्वनाम की बात दी गई है, जो कि मूल सर्वनाम 11 है। तो मूल सर्वनाम की बात मैं क्यों कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ कि मूल सर्वनाम से जो शब्द अन्य सर्वनाम बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो यौगिक सर्वनाम कहलाएंगे। मैंने आपसे कहा कि मूल सर्वनाम 11 है। वो कौन कौन से हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ आदि। ये मूल सर्वनाम होंगे। मूल सर्वनाम का अर्थ है जहां से सर्वनामों की उत्पत्ति होती, ओरिजिनेट होता है। जैसे मूल सर्वनाम मैंने यहाँ मैं दिया है, इससे जो अन्य सर्वनाम बनेंगे यौगिक यानी जुड़ करके ज्वाइंट हो जाएंगे, वही यौगिक कहलाएगा। तो जो इससे मैं से अन्य सर्वनाम बनेंगे वही यौगिक सर्वनाम होगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यौगिक सर्वनाम जो मिलकर किन किन चीजों से बनते हैं? लिंग, वचन और कारक से बनते हैं। लिंग, वचन और कारक के मेल से बनते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया है। मैं का यौगिक रूप क्या होगा? मैं का हम, यह यौगिक हुआ। तो यह किस रूप में हुआ? हम का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। और कारक के आधार पर क्या हो गया? मुझको, मैंने, मैं से बना यौगिक रूप, मुझको, मैंने, यह कारक हो गया। तो मूल सर्वनाम मैं है, तो उससे जो अन्य सर्वनाम निकलेंगे वह हो गया यौगिक सर्वनाम। मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये सारे शब्द जो हो गए वो यौगिक सर्वनाम हो गए। अब यह उदाहरण ले सकते हैं। यह, वह, यह,
इसका, इसको, इसकी, इन्हें अन्य सर्वनाम होंगे। वह, उस, उसका, उन्होंने, ये सारे यौगिक सर्वनाम होंगे। यानी मूल सर्वनाम से निकल करके जो अन्य सर्वनाम बनेंगे वो यौगिक सर्वनाम होंगे। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम उन विषय को ले रही हूँ, सर्वनाम के भेदों को, जो कि परीक्षा में इससे जुड़े हुए बहुतायत सवाल आते हैं, तो उस पर चर्चा हो रही है कि सर्वनाम के भेद। यह प्रारंभिक जानकारी थी, मैंने दे दिया आपको। अब सर्वनाम के भेदों के बारे में आएंगे। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक इंडेफिनिट प्रोनाउन, संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और अंतिम है निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंग्लिश और हिंदी साथ साथ मैं देती हूँ अपने वीडियोज में, क्योंकि उससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी। अगर इंग्लिश याद है, हिंदी नहीं भी याद है, तो आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे सर्वनाम जो बोलने वाला, सुनने वाला तथा अन्य के बारे में बात हो। बोलने वाला, सुनने वाला तथा अन्य के बारे में बात करें। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हो गई। मध्यम पुरुष आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हो गए। और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, यानी जिसके बारे में बात की जाए। यानी यह हो गया मैं, तुम, वह। यह हो गया मैं यानी वक्ता, स्पीकर, सुनने वाला लिसनर, तुम हो गया श्रोता और वह हो गया अन्य व्यक्ति, अन्य लोगों के बारे में जो बात हो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वैसे सर्वनाम जो बोलने वाला, सुनने वाला तथा अन्य के बारे में बात करे। उत्तम पुरुष क्या है? बोलने वाला, कहने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले में जिन सर्वनामों का प्रयोग करे। मैंने, मैं, मैंने, मुझे, यह सारे सर्वनाम हो गया उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? बोलने, कहने या लिखने वाला जिसे संबोधित करे या जिसके बारे में बात करें। मैं आपको संबोधित कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। तू, तुम, तुम्हें, इसके उदाहरण हो गए। अन्य पुरुष बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे। वह, वे, उसे, वे, उसे आदि। स्पष्ट है? एक वाक्य में बता रही हूं आपको कि मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था कि वे लोग आज नहीं आएंगे। तो यहाँ तीनों पुरुष की बात हो रही है। मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था कि वे लोग नहीं आएंगे। तो यहाँ प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों की चर्चा हो गई। मैंने यानी उत्तम पुरुष, तुम्हें मध्यम पुरुष, सुबह ही बता दिया था कि वे लोग आज नहीं आएंगे। यह हो गया अन्य पुरुष। एक बात ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, यदि एक ही वाक्य में कर्ता की जगह उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष आ जाए एक ही वाक्य में, तो वहां सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले वहां पर अशुद्ध वाक्य, वहां अशुद्धि हो जाती है, तो सबसे पहले होगा मध्यम पुरुष, तब होगा अन्य पुरुष, तब होगा उत्तम पुरुष। एक उदाहरण है, सुनिए आप। जैसे मैं, तुम और वह विद्यालय जाएंगे, यह अशुद्ध वाक्य है। हमेशा क्या होगा? मध्यम पुरुष पहले होगा। तुम, वह और मैं विद्यालय जाएंगे, और मैं विद्यालय जाएंगे। यह वाक्य सही है। कैसे? तो यहाँ मध्यम पुरुष में तुम, अन्य पुरुष वह जो इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, और उत्तम पुरुष मैं जो इससे जुड़ा। यह वाक्य सही होगा। कभी भी नहीं होगा कि मैं, तुम और वह विद्यालय जाएंगे। तुम, वह और मैं विद्यालय जाएंगे, यह सही होगा। इस पर ध्यान देंगे। अक्सर ही परीक्षाओं में वाक्य आते हैं कि वाक्य को शुद्ध करिए और शुद्ध वाक्य कौन है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले होगा मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। अब हम आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि दूसरा भेद है।
निश्चय यानी जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु, पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे। इसका दूसरा नाम संकेतवाचक भी है। संकेत करे, जैसे यह क्या है, यह तो शरीफा है, हम संकेत करें यह शरीफा है, यह आम है, वह मोहन है, वह रवि है। तो यह का उदाहरण क्या है, यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ अक्सर ही बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यह, वह, वे, ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कभी कभी पुरुषवाचक में होता है, क्योंकि यहाँ भी आपने वह देखा है, यह देखा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, एक उदाहरण देखिए, सुमन मेरी बहन है। यह वाक्य है। दूसरा वाक्य है, वह रोज स्कूल जाती है, वह रोज स्कूल जाती है। तो यह वाक्य क्या बता रहा है, सुमन मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, लेकिन वह रोज स्कूल जाती है। तो वह दूसरे के बारे में बता रहा है कि वह अन्य पुरुष की चर्चा कर रहा है, तो यह अन्य पुरुष का वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य इसी से संबंधित सुनिए, यह सुमन है, यह सुमन है, वह सुमन की बहन मीना है, वह सुमन की बहन मीना है। तो यहाँ संकेत हो रहा है, निश्चितता के अभाव प्रकट हो रहा है। तो यह वह जो है यहाँ पर, यह वह का जो उदाहरण है, यह हो गया आपका निश्चयवाचक। मैंने यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा, हम निश्चित हैं कि वह जो है वह सुमन की बहन मीना है। तो यहाँ भी आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं अन्य पुरुष का और निश्चयवाचक का। यहाँ भी वह और यहाँ भी वह, हम कैसे समझेंगे कि वह एक बड़ा सा घर है, तो वह जो है वह निश्चित संकेत कर रहा है कि वह घर जो है बड़ा है, हम उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, क्या निश्चयवाचक हो गया। अब वह लड़की मीना है, तो वहां हम श्योर हैं, संकेत कर रहे हैं, तो वह लड़की क्या होगी, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जब थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया कि वह सुमन की बहन मीना है, थर्ड पर्सन की चर्चा हो रही है, तो वह हो गया अन्य पुरुष। अब आए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण है कोई, कुछ। और यह अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो। इसका जस्ट अपोजिट है, निश्चित व्यक्ति या प्राणी का बोध न हो। अनिश्चयवाचक, यहाँ बोध होता है, निश्चितता, यहाँ नहीं होता है, अनिश्चयवाचक। जैसे बाहर कोई खड़ा है, आपसे मिलने कोई आया है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, सारे नहीं मचा रहे लेकिन कुछ मचा रहे हैं। प्रधानाध्यापक के आते ही कुछ बच्चे कक्षा में शांत हो गए, सारे बच्चे शोर कर रहे थे लेकिन कुछ शांत हो गए। तो कुछ यहाँ है, अनिश्चितता का भाव प्रकट कर रहा है, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब आएंगे संबंधवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक जो सर्वनाम एक बात का किसी दूसरी बात के साथ संबंध बताए, एक बात का संबंध दूसरी बात से हो। जैसे जो सो, जितना उतना, जिसका उसका, जितना मेहनत कीजिएगा उतना अंक आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यह एक बात का संबंध दूसरे बात से बता रहा है, इसीलिए संबंधवाचक कहलाया। अब आएंगे हम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वैसे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। हिंदी में केवल दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन और क्या। यहाँ ध्यान दीजिए, कौन का प्रयोग हमेशा व्यक्ति के लिए होता है और क्या का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे वाक्य है, कौन हो तुम, क्या लाए हो,
क्या लाए हो मतलब क्या सामान लाए हो, किसी वस्तु के लिए हो। कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, या क्या बकवास कर रहे हो। इसमें आप ध्यान देने की जरूरत है कि कभी कभी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग विस्मयादिबोधक के लिए भी होता है। कौन क्या, तो इसके उदाहरण है ही। तो इस कौन का प्रयोग कभी कभी विस्मय के लिए भी होता है, आश्चर्य के लिए भी होता है, अधीर होने के लिए भी होता है, धमकी के लिए भी होता है। तो जैसे एक उदाहरण दीजिए, या क्या बकवास कर रहा हो, क्या सुंदर जगह है। तो यहाँ क्या का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, विस्मय के लिए कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए तो होता ही है, साथ साथ हम इसका प्रयोग विस्मय, अधीर, आश्चर्य के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। क्या था अंतिम है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से निजत्व का बोध हो, निजत्व यानी अपने आप के बारे में बात करें, या निज मतलब प्राइवेट, अपनी निजी बात है। जैसे मैं कहूँगी कि मैं खुद कविता लिख लेती हूँ, मैं खुद बोर्ड पर काम कर लूँगी, तो यह बात अपने आप के लिए कही जा रही है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम हो गया। वैसे सर्वनाम जो निजत्व या अपनेपन का बोध कराया, अपने आप के लिए बोध कराया, अपनेपन का बोध। इसका उदाहरण है स्वयं, खुद, अपने आप। मैं स्वयं बाजार चली जाऊंगी, यानी वैसे सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग करें। जैसे मैं खुद कहानी लिख लूंगा, मैं अपने आप ये बात कर रहा हूँ। तो जो अपने आप के लिए, कर्ता के साथ, कर्ता मैं हूँ तो अपने साथ जब मैं बात करूंगी तो वह निजवाचक सर्वनाम हुआ। यहाँ यह भी ध्यान देने की जरूरत है, यह भी एक विशेष बात है इसके लिए कि आपका प्रयोग यहाँ भी आपका हुआ है पुरुषवाचक के लिए भी, तुम, आप। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में भी कंफ्यूजन होता है और पहचानने में दिक्कत होती है। तो मैं उदाहरण से आपको समझा सकती हूँ कि आप कृपया उधर न जाएं, आप कृपया उधर न जाएं। तो यह थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है, आप, आपके लिए बात हो रही है, तो आप कृपया उधर न जाएं। यह वाक्य किस लिए है, आदर सूचक वाक्य है, आदरार्थ वाक्य है। और यह किसका वाक्य होगा, यह पुरुषवाचक होगा, क्योंकि यह दूसरे को संबोधित कर रहा है, सेकंड पर्सन को बता रहा है। अगर मैं वही प्रश्न, यही आपका प्रयोग करूं दूसरे उदाहरण में कि वह अपने आप ही चला जाएगा, वह अपने आप ही चला जाएगा, तो यह उदाहरण क्या दिखा रहा है, यह उदाहरण निजवाचक, अपने आप की बात कर रहा है, तो यह हो जाएगा निजवाचक। इस तरह से आपने देखा वह निश्चयवाचक और वह अन्य पुरुष के बारे में आप जान गए। आप निजवाचक और आप मध्यम पुरुष के बारे में जान गए। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करके, उदाहरणों को समझ करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। आप निजवाचक कैसे हैं और आप पुरुषवाचक कैसे हैं, तो इसमें आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और वाक्यों को पहचान कर और परीक्षा में इसके उत्तर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।